नमो नमः। नमस्कार। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं संधि प्रकरण अर्थात वाक्य रचना के प्रकरण के साथ ही हम संधि प्रकरण के भी वीडियोस देखेंगे। संधि प्रकरण के इन वीडियोस में हम प्रारंभिक स्तर तक काम आने वाली सभी संधियों के प्रकारों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे संधि के लक्षण, संधि के भेद, संधि जनित परिवर्तन अर्थात संधि होने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही संधि करना कहाँ अनिवार्य है और संधि कहाँ वैकल्पिक होती है, और हम मुख्य रूप से जानेंगे संधि की असंदिग्ध परिभाषा और यह भी जानेंगे कि दो वर्णों का मेल होने पर भी कहाँ संधि नहीं होती और दो वर्णों का मेल न होने पर भी कब संधि हो जाती है। तो अगर इन सब बातों को आप विस्तार से और बारीकी से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए हम करते हैं संधि विद्या। संधि की एक परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है बचपन में। बहुत से लोगों के दिमाग में वही परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, पर यह परिभाषा बड़ी भ्रामक है, गलत है और बिल्कुल भी पूरी नहीं है। यह अधूरी परिभाषा है। दो वर्णों का मेल संधि कब होता है? जब वहां कोई परिवर्तन होता है। संधि की परिभाषा हम जाने कि दो वर्ण जब अत्यंत समीप आते हैं, तो दो वर्णों के अत्यंत समीप आने पर उनमें जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है जब, तब उसे संधि कहते हैं। माने बिना परिवर्तन के अगर दो वर्ण समीप आकर आपस में मिल गए तो वो संधि नहीं होती। और संधि की जो प्रक्रिया है बड़ी स्वाभाविक है। हम हिंदी बोलते समय भी या कोई सी भी भाषा बोलते समय भी हमारी जीभ जो है सरलीकरण की प्रक्रिया करती है और हम अनायास संधि कर देते हैं। जैसे हिंदी में ही हमें कहना है मार डाला और हम कह देते मार डाला। या हमें कहना है चोर ले गया और हम कहते चोर ले गया। पहुंच जाऊंगा च की जगह ज कर दिया, र की जगह ड कर दिया। या कहना है लो कर लो बात, हम कहते कर लो बात, कि जो र की जगह हमने ल कर दिया। तो ये जो परिवर्तन है ये बड़े स्वाभाविक परिवर्तन है और संधि में भी यही होता है कि दो वर्ण अत्यंत समीप आते हैं, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब पास में आता है तो वहां पर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और वहां पर संधि हो जाती है। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। एक जो मैंने बात कही कि दो वर्णों का मेल, केवल मेल होना संधि नहीं है। यहाँ पर हम इन दो उदाहरणों से समझेंगे। देखिए दो उदाहरण है यहाँ पर कि गृहम धन आगच्छति। यहाँ पर गृहम का म और आगच्छति का आ, ये दो वर्ण अत्यंत समीप आए और इस म में आ जुड़ गया बिना किसी परिवर्तन के और शब्द बना गृहमागच्छति। और दूसरा ये प्रसंग है कि गृहम का म गच्छति के अत्यंत समीप आया और मोनुस्वार संधि के नियम के अनुसार इस म की जगह पर अनुस्वार हो गया और ये गृहम गच्छति शब्द बना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वर्ण आपस में मिल भी गए हैं और जुड़ भी गए हैं, फिर भी यहाँ संधि नहीं है। और यहाँ दोनों वर्ण आपस में, दोनों शब्द जो है आपस में मिले नहीं है, पर परिवर्तन हो गया है। तो ये आपस में मिले नहीं है, फिर भी यहाँ संधि। इसका मतलब कि दो वर्णों के अत्यंत समीप आने पर यदि कोई विकार होता है तो वहां संधि होती है, और यदि बिना विकार के वो आपस में ऐसे ही जुड़ जाते हैं तो पाणिनि जी का एक नियम है कि अज्झीनम परेण संयोज्यम। अज्झीनम माने अचहीनम, अचहीनम व्यंजनम। अचहीनम का कहा तो किम, तो कहा अज्झीनम व्यंजनम परेण केन, परेण स्वरेण संयोज्य। जो अच से हीन व्यंजन होता है वो परेण स्वरेण संयोज्य, मतलब स्वर से रहित जो व्यंजन होता है
वो आगे आने वाले स्वर से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए म जो है अच से हीन व्यंजन था, माने शुद्ध व्यंजन था, हलंत था, और उसके आगे आ रहा है, तो ये म इसमें जुड़ गया, म में आ, ये म और आ आपस में जुड़ गए, और ये जो प्रक्रिया होती है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और यहाँ चूंकि परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये संधि नहीं। और यहाँ देखिए ग्रहम गच्छति में ये जो ग्रहम का म है ये परिवर्तित होकर अनुस्वार में बदल गया है, और ये दोनों शब्द आपस में नहीं जुड़े हैं, फिर भी यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो इस तरह से हम ये जरूर जाने कि दो वर्णों का अत्यंत समीप में आना संधि है, पर आने के बाद वहां परिवर्तन होना, मुख्य रूप से परिवर्तन होकर जुड़ना या न जुड़ना, दोनों स्थितियों में संधि। अब और भी हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि देखिए जैसे विद्यालय शब्द है, तो विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों आ मिल करके एक रूप हो गए, और ये बड़ा आ बन गया, और शब्द बना विद्या आलय, और जुड़कर बना विद्यालय। इस दौरान देख रहे हैं कि विद्या का और आलय का दोनों अत्यंत समीप आए, और दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आ का एकादेश हो गया, और ये संधि हो गई। इसी तरह अन्य उदाहरण देखें कि गणधन ईश गणेश। देखिए यहाँ गण का अ और ईश का ई दोनों अत्यंत समीप आए, और अ और ई मिलके ए हो गए, और शब्द बना गणेश। सतधंजन, सत का त, जन का ज दोनों समीप आए, और यहाँ त में परिवर्तन हो गया, और शब्द बना सज्जन। इसी तरह शिवः धन अहम शिवोहम, शिवः का विसर्ग अहम के संपर्क में आया, और इसमें परिवर्तन हो गया, विसर्ग की जगह उ हुआ, फिर ओ हुआ, शिवो हुआ, और इस अहम के अ का लोप हो गया, और शब्द बना शिव। ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। जब हम इन तीनों संधियों को पढ़ेंगे तब हम ये परिवर्तन कैसे हुआ इस पर भी विचार करेंगे, पर अभी हम केवल इतना समझे कि दो वर्ण अत्यंत समीप आकर परिवर्तित होकर आपस में मिल गए, या कहीं कभी नहीं भी मिले तो वहां संधि होती है। ये जो परिवर्तन है वो अनेक प्रकार से हो सकते हैं, तो हम ये जानेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं कि दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है, जैसे रमेश में रमा और ईश, आ और ई मिलके ए बन गए, तो दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो गया। दूसरी तरह का परिवर्तन होगा कि दोनों में से एक के स्थान पर नया वर्ण बनेगा, जैसे इति धन आदि में आदि का आ वैसे ही शेष है, केवल ई की जगह पर परिवर्तन हो गया, यह हो गया, तो ये दूसरे तरह का परिवर्तन हुआ। तीसरे तरह के परिवर्तन में कभी कभी क्या होता है कि दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे सोहम सह धन अहम, यहाँ पर अहम के अ का लोप हो गया है, तो ये तीसरी तरह का परिवर्तन है। और एक परिवर्तन और होता है कि कभी कभी दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है, जैसे तस्मिन धन एव तस्मिन नेव बना, तो यहाँ एव शब्द तो जैसा का तैसा है, पर तस्मिन के न का द्वित्व हो गया। तो सर हम देखते हैं कि संधि करते समय ये चार प्रकार के परिवर्तन होना संभव। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि संधि करना कहाँ अनिवार्य है, कब संधि करें और कब संधि न करें। तो संधि करना या न करना मुख्य रूप से परिस्थिति पर निर्भर है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां संधि करना आवश्यक है, मतलब आप संधि नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप संधि करना चाहें तो करें और न चाहें तो मत करें। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा छंद है कि संगीतैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि संगीता, संगीता मतलब संधि, संगीतैक पदे नित्या, संधि जो है वो एक पद में नित्य करनी ही चाहिए, माने यदि एक पद बनने की प्रक्रिया में अगर संधि का प्रसंग बनता है तो वहां संधि करना अनिवार्य है। नित्या धातुपसर्गयोः,
धातु और उपसर्ग के बीच, माने जब हम किसी उपसर्ग को धातु के साथ जोड़ रहे हैं तो वहां संधि करना आवश्यक है, नित्या समासे। और जब हम समास करते हैं और समास की प्रक्रिया में जब दो पदों के बीच के शब्दों का लोप होता है, कोई परिवर्तन होकर दो पद आमने सामने आते हैं और हमको उनका एक पद बनाना होता है और वहां अगर संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है तो वहां हमें संधि करना अनिवार्य है। पर कह रहे हैं वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षित, वाक्य में ऐसा कोई बंधन नहीं है, वाक्य में वो संधि विवक्षा की अपेक्षा रखती है। विवक्षा का मतलब होता है आपकी इच्छा, विकल्प, आप चाहें तो संधि करें और न चाहें तो मत करें। देखिए इन उदाहरणों से हम समझेंगे कि एक पद में संधि करना आवश्यक है। जैसे ये नयनम शब्द जब बन रहा है, नी धातु में ल्युट प्रत्यय लगा है, ल्युट को अनम हो गया है और नी को गुण होके ने हो गया है और अब ये एक पद बनने वाला है। तो ये जो बीच में पद बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर एक के बाद अ आ रहा है और अयादि संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है, तो हमें यहाँ संधि करना अनिवार्य है। माने हमें संधि करके नयनम ही लिखना पड़ेगा, हम ने अनम नहीं लिख सकते। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें कि क्या धातु प्रसर्ग है, उपसर्ग प्लस धातु, उपसर्ग के साथ जब हम धातु से या धातु से बने हुए शब्द को जोड़ते हैं तो वहां संधि करना अनिवार्य है। जैसे अनु धन अगच्छत, अब यहाँ अनु उपसर्ग में हम धातु से बना हुआ शब्द अगच्छत जोड़ रहे हैं तो हम अनु अगच्छत नहीं लिख सकते, हमें अन्वगच्छत ही लिखना पड़ेगा। तीसरा एक अनिवार्य विषय है कि नित्या समासे, यदि हम समास कर रहे हैं और समस्त पद बनाने के पहले संधि का कोई प्रसंग उपस्थित हो रहा है तो हमें वहां पर भी संधि करना अनिवार्य है। जैसे हम यहाँ समास कर रहे हैं गणानाम ईशः, गणानाम में से हमने षष्ठी विभक्ति का लोप किया और यहाँ तक पुरुष समास बन रहा है गण और ईश, तो इस अ के बाद ई आ रहा है और गुण संधि का प्रसंग बन रहा है तो हमको यहाँ संधि करना अनिवार्य है। हम गणेश ही लिखेंगे, गण ईश हम नहीं लिख सकते। पर ये जो अंतिम बात उन्होंने कही कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षित, कि वाक्य में तो विवक्षा है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है भानु उदयति, सूर्य उदय होता है, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। अब यहाँ पर भी देखिए ये दो शब्द जो हैं समीप हैं, ये वर्ण भी समीप आ रहे हैं। भानु का विसर्ग और उदेति का उ, ये दोनों परस्पर समीप आने पर यहाँ संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है, पर यहाँ संधि करना हमारी विवक्षा पर निर्भर है। मतलब हम भानु उदेति ऐसा भी लिख सकते हैं या विसर्ग को र करके उ में जोड़ के भानुरुदेति ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ऐसा भानुरुदेति भी सही है, भानु उदेति भी सही, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। पर यहाँ हम ने अनम या अनु अगच्छत या गण ईश लिखने का ऑप्शन नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अनिवार्य रूप से हमें नयनम, अन्वगच्छत और गणेश ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब हम जाने कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के जो मुख्यतया तीन भेद हैं उनके दूसरे नाम भी हैं। जैसे स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच प्रत्याहार में सारे स्वरों की गणना होती है। माहेश्वर सूत्र में अयुण ऋलिट एओंग आई औच माने अ से लेकर च तक सारे स्वर समाहित हैं, इसलिए स्वरों का एक नाम अच है। तो स्वर संधि और अच संधि ये दोनों नाम है। इसी तरह हय वरट से लेकर के अंतिम हल तक जितने भी सूत्र हैं और उससे जो हल प्रत्याहार बनता है उसमें सारे व्यंजन समाहित हैं, इसलिए व्यंजनों का एक नाम हल भी है, इसलिए इसे व्यंजन संधि भी कहते हैं और हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देना आवश्यक है कि स्वर से केवल स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन या विसर्ग का मेल नहीं हो सकता। इसी तरह
व्यंजन से भी विसर्ग का मेल नहीं हो सकता और विसर्ग से भी विसर्ग का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग कभी भी किसी वर्ण के आदि में होता ही नहीं है, अंत में होता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझेंगे कि जैसे किसी स्वर के बाद स्वर आता है तब तो वहां संधि का प्रसंग बनता है, पर स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो संधि का प्रसंग नहीं बनता। स्वर से व्यंजन कभी मिलता ही नहीं, व्यंजन से स्वर मिलता है। जैसे गणानाम ईशः, तो वहां संधि हुई और हमने गणेश लिखा, पर गणानाम पति में हम लिखेंगे गणपति, यहाँ संधि का कोई प्रसंग बन ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब स्वर से स्वर का मेल होगा तो ही स्वर संधि होगी। अब हम यहाँ पर एक बात जाने कि व्यंजन या विसर्ग, कोई सा भी व्यंजन, जैसे ज ही व्यंजन है, इसके बाद या तो स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, पर विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि धन के इस तरफ कभी भी विसर्ग नहीं होता। ये राम, हमेशा विसर्ग जो है वो किसी न किसी स्वर के बाद होता है, किसी भी अक्षर के पहले नहीं होता, इसलिए ऐसा प्रसंग कभी भी उपस्थित ही नहीं होगा। इसलिए व्यंजन का मेल भी केवल स्वर और व्यंजन से ही होगा और विसर्ग का मेल भी केवल स्वर और व्यंजन से ही होगा। और इस प्रकार से तीन तरह की संधियां बनेंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं कि जब स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि। उदाहरण के लिए देखिए, गण धन ईशः, यहाँ गण का और ईश का है, जो दोनों स्वर मिल रहे हैं और स्वर संधि बनी है। पर व्यंजन संधि के दो भेद होंगे, दो प्रकार होंगे। व्यंजन संधि में दो तरह से वर्ण मिलेंगे, मतलब या तो व्यंजन से स्वर मिले तो व्यंजन संधि, या व्यंजन से व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि। देखिए उदाहरण में देखिए कि सत धन आचार, इस उदाहरण में ये त व्यंजन के बाद आ स्वर आ रहा है और सदाचार बना, ये भी संधि व्यंजन संधि है। और सत्य चित्त में इस व्यंजन त के बाद व्यंजन ही च आ रहा है तो सच्चित बना। लेकिन यहाँ व्यंजन च आ रहा है, ये ई नहीं है, ये ई की मात्रा पहले भले लगी है, पर च ई त ऐसा स्वरूप है इसका, तो सत के बाद च आ रहा है तो सच्चित, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। इसी तरह स्वर संधि, व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि में विसर्ग से स्वर मिले तो भी विसर्ग संधि, और विसर्ग से व्यंजन मिले तो भी विसर्ग संधि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे शिवः अहम में ये विसर्ग के बाद अहम स्वर आ रहा है और शब्द बना है शिवोहम, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। और नमः ते, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद ते ये व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग से व्यंजन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संधि के इन भेदों के नाम जानने के बाद और इन भेदों के विषय में जानने के बाद हम अब अगली स्लाइड में या अगला जो हमारा वीडियो होगा, हम उसमें इन सभी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सभी भेदों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियोज में स्वर संधि के प्रकारों के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।